इस भाग दौड़ भरी दुनिया में अब पेड़ों की जगह कंक्रीट के जंगल ही नजर आते हैं। आगे बढ़ने की होड़ में सुकून कहीं खो सा गया है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस भाग रही दुनिया का हिस्सा भी हैं और उन्होंने अपने शौक को भी जिंदा रखा है। जी, आज मैं आपको एक ऐसे ही शख्स से मिलवा रही हूँ जो साल में करीब 20 से 25 हज़ार लोगों के दिल की हिफाजत करते हैं, साथ ही अपने सहज और सरल स्वभाव से उनका दिल भी जीत लेते हैं। आज मेरे साथ हैं फेमस कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर जितेंद्र मक्कड़। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका राखी की बातें में। थैंक यू राखी जी, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ आके। मैंने आपके चैनल में देखे आपने काफ़ी अच्छी शख्सियतों का बड़ी शिद्दत से उनका इंटरव्यू किया है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं भी इसका एक सीरीज़ का पार्ट बनने जा रहा हूँ। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सर, यूँ तो आपके बारे में सब लोग बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी आपके अभी तक के सफ़र पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है जो अपने दर्शकों को दिखाते हैं। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। डॉक्टर जितेंद्र सिंह मक्कड़ देश के नामी कार्डियोलॉजिस्ट हैं। ये उन चंद डॉक्टरों में शुमार हैं जो दिल का इलाज दिल से करते हैं। राजस्थान में जन्मे और पले बढ़े डॉक्टर जितेंद्र सिंह मक्कड़ बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। वे एक गायक, कवि, लेखक और भी बहुत कुछ हैं। जितेंद्र मक्कड़ डॉक्टरी के पेशे में अपनी खास पहचान रखते हैं। राजस्थान ही नहीं, देश के विभिन्न हिस्सों में नई नई तकनीक से दिल का इलाज करने में इनकी ख्याति है। सहज और सरल स्वभाव उन्हें औरों से अलग करता है। वो अपनी टीम के भी प्रिय हैं और मरीज तो इनके गुणगान करते ही नहीं थकते। साथ ही इनके सुर भी इतने मीठे हैं कि दिल की बीमारी यूं ही गायब हो जाए। अपनी बिजी प्रोफेशनल लाइफ के साथ ही डॉक्टर मक्कड़ ने बतौर सिंगर भी कला प्रेमियों के बीच अनूठी छाप छोड़ी है। गुरुद्वारे में शबद कीर्तन से शुरुआत करने के बाद आज वो शहर के बड़े स्टेज कॉन्सर्ट में भी परफॉर्म करते हैं। जिंदगी में कोई आए, सुनी सुनी जिंदगी में कोई शम्मा झिलमिलाए। इनका अपने प्रोफेशन में महारत और पैशन के लिए डेडिकेशन काबिले तारीफ है। विभिन्न मंचों पर इनका सम्मान भी हो चुका है। इनके बेहद बिजी शेड्यूल से बड़ी मुश्किल से कुछ समय चुराकर हमने इनके दिल में झांकने की कोशिश की है। क्या निकला खजाने से आपके सामने है। सर, हमने ये रिपोर्ट देखी जी। इसमें साफ पता चलता है कि आप कितनी शिद्दत से लोगों के दिल की हिफाजत करते हैं। म्यूजिक भी आपका पैशन है जी। तो इस बातचीत में हम इन दोनों ही चीज़ों को साथ लेके चलेंगे। हम दिल की भी बात करेंगे, हम संगीत की भी बात करेंगे। आप राजस्थान के श्री गंगानगर के अनूपगढ़ कस्बे से बिलोंग करते हैं। आपका लालन पालन वहाँ पर हुआ। तो उस दौर को अगर एक बार मैं कहूँ आपसे आपकी याद करें तो कैसे याद करेंगे अपने बचपन को? जी, एक्चुअली हमारी जो जनरेशन है जो 50s में है अभी, तो उन्होंने बड़ा ट्रांजिशन देखा है। जैसे कि उस समय कंप्यूटर तो छोड़िए, फ़ोन तक नहीं थे जी, और आने जाने का जरिया बसेस तो था, बट कारवां टीवी भी। एक्चुअली जब मैं 8th या 7th 8th क्लास में था तो पहली बार टीवी के दर्शन हुए कि टेलीविज़न कैसा होता है। तो वो तो एक वो थी। और मैं बड़ी हम्बल बैकग्राउंड से हूँ, तो हमारे 3 भाई बहन थे। हमारे पिताजी ने बड़ी मेहनत करके हमें सबको कुछ ना कुछ बनाया। तो वो दौर वैसा था। अनूपगढ़ बहुत छोटा सा कस्बा था और बॉर्डर के पास था उस समय, तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट वहाँ था नहीं। अब तो वो रिसेंटली डिस्ट्रिक्ट बन गया है जी। तो उस समय वैसे वो कच्ची दीवारों वाले स्कूल और वो सब कई बार याद आते हैं रात को कि कहाँ से हमने जीवन का सफ़र शुरू किया था।
पर हाँ, जहाँ भी मैं खुशकिस्मत ये समझता हूँ कि जहाँ भी मैं पढ़ा, चाहे जिस स्कूल में, वहाँ के गुरु मुझे आज तक याद हैं कि जो उन्होंने वैल्यूज़ दी, जो सिखाया, वो अनमोल है। बुक्स तो सब जगह सेम होती हैं, पर आप किस तरह के एनवायरनमेंट में पढ़ते हो और आपके माता पिता गुरु आपको क्या वैल्यूज़ देते हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो आगे जाके काम आती हैं। तो अनूपगढ़ का बचपन जो है, वहाँ मैं 8th क्लास तक रहा, वो तो मैं कभी भूलता ही नहीं। वो सपने में भी आता है, वो हमारा कच्चा घर जिसमें मम्मी जो है वो गाय के गोबर से लेपा करती थी उसको, वो तो याद ही रहेगा, वो कभी भूल नहीं सकते आप कहीं भी पहुँच जाएं। तो ये डॉक्टर बनने का सपना आपका था कि पेरेंट्स का था? पेरेंट्स का था बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं। मैं जब समझता नहीं था तब भी मेरे पिताजी कहते थे कि तुझे डॉक्टर ही बनना है। पर बीच में कुछ ऐसा ट्रांजिशन आया कि उस समय क्या था, 9th क्लास में डिसाइड करना होता था कि आप साइंस ले रहे हो जी। कि आर्ट्स ले रहे हो। तो तब तक मेरे दिमाग में था कि इंजीनियर, मुझे वर्ड बड़ा थोड़ा ऐसा फैसिनेट करता था कि मैं इंजीनियर बनूंगा। जी। लेकिन फिर मेरे बड़े ब्रदर ने भी, उसने कोशिश की थी, वो नहीं बन पाया, वो फार्मासिस्ट बना। तो उसने, मेरे पिताजी ने कहा नहीं, डॉक्टर ही बनना है। तो बस फिर 9th में बायोलॉजी ली, तो फिर सीधा उसमें कहीं गैप नहीं आया ईश्वर की कृपा से। उस समय PMT टेस्ट होता था जो, उसमें फर्स्ट टाइम में मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो डेफिनेटली ये मेरे पिताजी का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं और कुछ नहीं। आपके घर में भी कुछ माहौल था डॉक्टर से जी, रिलेटेड? मेरे जो पिताजी थे वो आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर थे, और उस समय उस एरिया में कोई डॉक्टर्स नहीं होते थे। तो हर तरह की बीमारी का इलाज, चाहे मलेरिया है, चाहे उधर कोई हैज़ा फैल जाता था, या इवन स्मॉल पॉक्स भी थी, वो सब तरह की चीज़ें वो हैंडल करते थे। तो माहौल तो था, मैं शुरू से उनको देखता था, और वो बहुत मेहनत करते थे। आसपास के गाँव में दूर दूर तक कोई क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं था, तो पूरी ट्रॉली की ट्रॉली भर के सुबह सुबह पेशेंट्स की आ जाती थी, और वो रात को 10-10, 11-11 बजे तक काम करते थे। तो उनका बड़ा सेवा भाव था, तो उनको माहौल था, उसी माहौल से मुझे ये इंस्पिरेशन मिली। और मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, मेरी मम्मी बताती कि हम जो खेलते हैं बच्चे, एक सेटअप तैयार करते हैं, तो हम भी 2-3 दोस्त एक डिस्पेंसरी का सेटअप तैयार करते थे। अच्छा। एक डॉक्टर की चेयर है, एक काउच है, ओके। इस तरह खेला करते थे। तो ये उसी से माहौल तो था घर में, उसी से ये इंस्पिरेशन मिली। सबसे डॉक्टर अच्छी बनने बात है कि उनका सपना था आप डॉक्टर जी, बने, जी। आपका भी एक झुकाव उधर की तरफ था। बिल्कुल, इसीलिए शायद मुझे लगता है एक सफलता का जो एक रास्ता है वो खुलता चला गया। जी, बिल्कुल। दिल का डॉक्टर बनने ही क्यों सोची? हाँ, ये ख्याल तो बाद में आया, जब डॉक्टरी में हम एंटर किए तब तक कुछ मालूम नहीं था। फिर धीरे धीरे जैसे MBBS पूरी हुई, तो फिर लगा कि कैसे क्या करना है। तो पहले मेरा झुकाव था कि मैं बच्चों का डॉक्टर बनूंगा, क्योंकि बच्चों से मुझे बड़ा प्यार है। और मैंने उस समय क्या, एक सेंट्रल का एग्ज़ाम अलग होता था PG के लिए, और एक स्टेट का। तो मुझे सेंटर से पीडियाट्रिक्स में डिप्लोमा मिला, तो मुझे लगा चलो मेरे को पता लग जाएगा कि मुझे अच्छी लगती है कि नहीं पीडियाट्रिक्स। तो मुझे बड़ा मज़ा आया, छोटे छोटे बच्चे आते थे, गवर्नमेंट सेटअप था, बहुत ज़्यादा केयर नहीं कर पाते थे। एक दिन क्या हुआ कि एक बिल्कुल हंसता खेलता हुआ बच्चा अपनी माँ की गोद में खेल रहा था, और थोड़ी देर बाद उसको कार्डियक अरेस्ट आया। क्या है, उस समय तो मैं कुछ समझता नहीं था, और मैं ड्यूटी पे था। जैसा जैसा मुझे बोला गया मैंने करा, और जो मेरे हाथों में एक छोटा सा कुछ महीने के बच्चे ने जब दम तोड़ा, तो मुझे लगा कि मुझे नहीं करना है ये मेरे लिए इमोशनल सेटबैक होगा। तो फिर मैंने उसी दिन पीडियाट्रिक्स छोड़ दी। फिर मैंने दोबारा तैयारी करके फिर मैं मेडिसिन में घुसा, फिर मेडिसिन में MD करा। उस समय मेरा जो इंटरेस्ट है वो कार्डियोलॉजी की तरफ डेवलप हुआ। उस समय SMS में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट नया नया बना था, डॉक्टर मधोक साहब ने कार्डियोलॉजी शुरू करी थी SMS में। तो मुझे उनका काम करने का तरीका, उनका और हार्ट की बीमारियों के बारे में जानने का शुरू से शौक़ था। तब मुझे MD करने के बाद फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे हार्ट का ही डॉक्टर बनना है। चलिए, ये तो आपने बता दिया कि पेरेंट्स का सपना था डॉक्टर आप बने, आप बन गए। संगीत से जुड़ाव कैसे हुआ? संगीत से जुड़ाव बचपन से था। शायद प्राइमरी स्कूल में ही जो बाल सभा होती थी शनिवार को, सैटरडे में, हमारे गवर्नमेंट स्कूल में, उसी में हमारे गुरुजनों ने ही खोज करी कि ये लड़का गा सकता है जी। तो कभी वो भजन गाते थे, कभी शेरों वाली माता की भेंटें गाते थे। तो ऐसे करके फिर
सबसे ज़्यादा जो मैं बोलूँगा कि एक तरह की ट्रेनिंग थी वो मेरी, जब हम मेडिकल कॉलेज में थे बीकानेर, मैंने ग्रेजुएशन वहाँ से की है। तो वहाँ सादुल कॉलोनी एक पंजाबियों का इलाका था, उसमें एक गुरुद्वारा था, तो बहुत थोड़े से फॉलोअर्स थे वहाँ पे। तो वहाँ पे मुझे 2 दोस्त मिले, एक तो डॉक्टर राजेश अरोड़ा हैं जो अभी रेडियोलॉजिस्ट हैं, एक बैंक में काम कर रहे हैं अभी बॉम्बे में, काफ़ी सीनियर पोजीशन पे हैं एसबीआई में। तो इन दोनों ने मुझे गुरुद्वारे ले जाना शुरू करा, फिर हमने वहाँ कीर्तन करना शुरू किया। तो जो मनमोहन सिंह जी जिनकी मैं बात कर रहा हूँ जो भी बैंक में, उन्होंने मुझे हारमोनियम सिखाया, तबला सिखाया। अच्छा, मतलब पढ़ाई के साथ साथ, जी जी जी, मेडिकल की पढ़ाई के साथ साथ आपने हारमोनियम और तबला बजाना बिल्कुल। सीखा। मेडिकल कॉलेज के बाद शाम को हम 1 घंटा रेस्ट करके गुरुद्वारे पहुंच जाते थे। लगभग 4 से 5 साल यही कार्यक्रम चला हमारा। तो हमने वहाँ पे जो आप जानते हैं जो गुरबानी है वो क्लासिकल, जी, बिल्कुल क्लासिकल बेस्ड है, उसमें राग्स तक मेंशन है कि उसको कैसे गाना है। तो क्लासिकल ट्रेनिंग फॉर्मल नहीं हो पाई, लेकिन आई थिंक वो गुरबानी कीर्तन ने एक बेस बना दिया बेस कि बना आप दिया, उस पर, फिर बाद में वो गुरबानी तो छूट गई, अभी उतना नहीं कर पाता हूँ, पर हाँ जो सुगम संगीत जिसको हम बोलते हैं वो फिर उसके बाद चलता रहा शौक के तौर पे। बेशक गुरबानी या शब्द आप अभी नहीं कर पाते, जी। लेकिन कुछ याद तो होगा। अगर मैं कहूँ 2 लाइन, क्योंकि गाने हम आपसे सुनेंगे, लेकिन पहले अगर प्रभु का नाम हम ले जी। लें तो मुझे लगता है बहुत अच्छा लगेगा। कुछ भी जो आपको लगे, 2-4 लाइन अगर आप। जी, आप ऐसा कह रही हैं तो मुझे 2 लाइनें याद आ रही हैं। एक्चुअली जो अगर गुरु ग्रंथ साहब को हम ध्यान से पढ़ेंगे तो ये बेसिकली पोइट्री का एक कंपोजिशन है, एक संग्रह है जिसको बोलते हैं। अलग अलग पोइट्स का, कबीर दास जी की है, 200 गुरुओं की वाणी है, महिमा है अपने गुरुओं जी की जी उसके जी। अंदर तो सारे। इतनी अच्छी पोइट्री है वो कि आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको एग्जांपल देता हूँ, 2 लाइनें। एक 2 लाइनें। काली कोयल तू कित गुन काली, अपने प्रीतम की हो बिरहो जाली। कि कोयल से पूछ रहा है कवि कि काली क्यों हो तुम इतनी, और वो कह रही है कि मैं अपने प्रीतम के विरह में जली हुई हूँ। तो प्रीतम यहाँ पे ऑब्वियसली जो ईश्वर को बोला गया, तो उसको बड़ा अच्छा वो था। मैं 2 कोशिश करता हूँ। जी। काली कोयल तू कित गुन काली, काली कोयल तू कित गुन काली, अपने प्रीतम की हो बिरहो जाली, काली कोयल तू कित गुन काली। तो एक सेमी क्लासिकल बेस होता था, इतना मज़ा आता था गाने में। तो इस तरह के शब्द ऐसे हैं जो जिनमें एक क्या बोलते हैं, लिटरेचर भी है, स्पिरिचुअलिटी भी है, म्यूजिक भी है, ये सब डिवाइन चीज़ें हैं। मतलब ये जो फिजिकल जो वर्ड है इससे बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। मेडिकल की पढ़ाई बहुत टफ होती है, माहौल भी जो मेडिकल कॉलेज का होता है मुझे लगता है टफ रहता है। तो ये म्यूज़िक आपको कितना उसके अंदर रिलैक्स करने का आपके लिए एक साधन था उस वक्त? बहुत बहुत ज़बरदस्त साधन था, बहुत हमारा एक मजबूत पिलर था हमारी मेडिकल लाइफ का। क्योंकि जब स्ट्रेस के लम्हे आते हैं, एग्ज़ाम सिर पे होते हैं, कभी पैसे ख़त्म हो जाते हैं, आपको बुक लेनी है लेकिन आप पापा को बोल नहीं पा रहे हो, दोस्त से मांग रहे हो वो दे नहीं रहा, तो बहुत तरह की स्ट्रेसेस एज ए स्टूडेंट आप झेलते हो। उस समय गालियाँ करते थे हम तो दरवाज़ा लगा के ज़ोर ज़ोर से गालियाँ करते थे। और सुबह एग्ज़ाम होता है और मेरे दोस्त बोलते थे कि तू पागल है, तो सुबह एग्ज़ाम में तू गा रहा है। बोले इसीलिए गा रहा हूँ कि कल एग्ज़ाम है, क्योंकि स्ट्रेस है, तो गाने सोने से पहले एक गाना गा लूँगा तो अच्छा रहेगा, रिलैक्स हो जाऊंगा थोड़ा जी। सा। तो गुनगुनाते रहना वो आपको एक संबल देता है। किसी भी स्ट्रेस में अगर आप गुनगुना लेंगे तो एक संबल प्रदान करता है आपको। अब जैसे स्ट्रेस दूर करने के लिए चिंगम चबाते हैं लोग, जी। तो चिंगम क्यों चबाना है, सुरों को चबाइए ना, गुनगुनाइए कुछ, अगर आपको अच्छा लगता है तो उससे सपोर्ट तो मिलती ही नहीं। जब आपने बात कही है, हालांकि ये संदर्भ नहीं है, आज की लाइफ में बहुत स्ट्रेस है ना, सबको है, लेकिन स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज़्यादा है। आप सुनते ही होंगे आए दिन सुसाइड केसेस होते हैं बहुत ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल।
तो उन स्टूडेंट्स के लिए कोई एक आप मैसेज देंगे? स्टूडेंट्स के लिए मेरा यही मैसेज है कि आप जिस पर्पज़ को लेकर के आए हैं, मान लीजिए कोई कोटा पहुंच गया है कोचिंग करने, तो डॉक्टर बनना है नहीं बनना, आईआईटीएन बनना है नहीं बनना, ये ज़िंदगी और मरने का सवाल नहीं है। ये हमारे समय में तो फिर भी सीमित संभावनाएं थी, अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटेड थी। अब तो पूरा वर्ल्ड पड़ा है आपके सामने। आप लोग कितना अच्छा प्रोफेशन कर रहे हैं, आप डॉक्टर इंजीनियर तो नहीं हैं, आप अपने जॉब को एंजॉय भी कर रहे हैं। इसके लिए क्या डिग्री चाहिए? एक दिमाग चाहिए, बात करने का ढंग चाहिए, नॉलेज चाहिए। तो ऐसी असीमित संभावनाएं हैं। एक टारगेट को लेकर के आप अपना पूरा शिद्दत से करो, पर वो नहीं हो पाया तो नंबर 2, 3, 4 आप अपना सोच के रखो कि आपको लाइफ में क्या करना है। क्योंकि लाइफ सिर्फ कुछ बनने के लिए, किसी को कुछ दिखाने के लिए, या किसी और का सपना, चाहे वो आपके पेरेंट्स का ही क्यों ना, उनका सपना पूरा करने के लिए नहीं बनी है। आपके एंजॉय करने के लिए बनी है। आप इस दुनिया के लिए कुछ करके जाएं, उसके लिए बनी है। और आप यहाँ खुश रहें, उसके लिए बनी है। तो जो चीज़ आपको खुशी देती है वो कीजिए। अब मेरे को मेडिकल कॉलेज में बुलाया गया, फर्स्ट बैच था उसको एड्रेस करने के लिए। तो मैंने पूछा कि ईमानदारी से हाथ खड़े करिए, कौन कौन अपनी मर्ज़ी से आया और कौन कौन माँ बाप की मर्ज़ी से। तो 30-40% बच्चे होंगे जिन्होंने हाथ खड़ा किया कि हम माँ बाप की मर्ज़ी से हैं। तो मैंने बोला कि साल भर दो, तुम में से मेडिकल साइंस इतनी अमेजिंग है, आप में से 90% और सेटल हो जाएंगे। जो 10% नहीं हो रहे ना, स्ट्रेस नहीं लेना, भाग जाना यहाँ से। सही बात। तो यही मैसेज है, जो अच्छा लगता है वो करिए। अगर आपको बहुत जल्दी पता लग जाता है दैट्स नॉट माई कप ऑफ टी, तो उसको छोड़ दीजिए। डॉक्टर साहब, कभी ऐसा लम्हा आया कि जब संगीत में बहुत ज़्यादा मन लगने लगा कि मैं इसी में अपना करियर बना लूँ? नहीं, ऐसा लम्हा आया नहीं, क्योंकि हावी तो पढ़ाई रही म्यूज़िक पे हमेशा, और उतना कैलिबर मुझे लगा नहीं अपना। मैं शुरू से अपने आप को अच्छे समझता आया हूँ, शौक़ के तौर पे लिया। मुझे पता था कि ये बड़ा टफ़ कंपटीशन है और बहुत थोड़े से लोग बहुत आगे पहुँच पाते हैं म्यूज़िक इंडस्ट्री में। बाकी लोग डिप्रेशन में चले बाय जाते हैं। लक ज़्यादा है वहाँ जी। पे, हाँ ना, बहुत जी। ज़्यादा। अब तो यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, आप कहीं भी गा सकते हो। उस वक्त तो बॉलीवुड के अलावा कुछ था ही नहीं। तो बॉलीवुड में तो आप गिने चुने 10-12 लोगों का नाम याद आता है, अगर आप 1960s से ही चालू करिए। तो ये कभी मैंने सोचा नहीं करियर के लिए। पढ़ाई हमेशा हैवी रही और प्राथमिकता मैंने उसी को दी। म्यूज़िक साथ साथ चलता रहा, बस ये है। चलिए सर, कॉलेज लाइफ में म्यूज़िक ने आपको स्ट्रेस से भी दूर किया है ना, और आपका इसके प्रति रुझान भी बढ़ाया। धाक कितनी जमती थी? धाक तो जमती थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि स्टेज पे जब आप चढ़ते हो ना, पूरी कॉलेज की नज़र में आते हो। तो मैं अपने 5-6 बैच सीनियर और 5-6 बैच जूनियर, सब में अच्छे से जाना जाता था कि ये है लड़का जो गाता है। तो वो चीज़ जो अब तक काम आ रही है, वो आपके प्रोफेशन में भी काम आती है, आपकी सोशल लाइफ में। याद है? अच्छा जी, ये मक्कड़ साहब वही हैं, बिल्कुल, है ना, जो बिल्कुल। गाते थे? हाँ, उनको गाने तक याद हैं कि ये गाने कौन से गाता था, और वो उन्हीं गानों के नाम से कि अच्छा वो मक्कड़ वो वाला। तो उससे नो डाउट फ़ायदा तो होता है। बिल्कुल। सर, उनको अगर गाने याद है तो वो गाने तो आपको भी याद होंगे। कौन से गाने गाते थे आप? हाँ, बिल्कुल याद है। उसमें जो सबसे कॉमन गाना था वो था, मैं कहीं कवि ना बन जाऊं, तेरे प्यार में कविता। हालांकि उस समय कोई ऐसा ऐसे नहीं। हाँ, वो मैं नहीं, वो मैं समझ रहा हूँ जो आप कहना चाहिए। मैं गा के भी सुना दूंगा, पर मैं एक वो संदर्भ बना रहा था कि बिल्कुल बिल्कुल सर, उस समय मुझे लगा आप मुझे ऐसे ही सुना के आगे बढ़ा देंगे। नहीं, अब अगला क्वेश्चन आप ये भी पूछ सकती हैं कि कविता थी कौन। हाँ, नहीं, पहले आप गाना सुनाइए, मैं फिर पूछूंगी। तो कविता कोई नहीं थी उस समय। मेरे को ये गाना अच्छा लगता था, फिर ये सवाल बड़ा कॉमन हो गया था। तो रफ़ी साहब का बड़ा अच्छा गाना है। मेरे को ये मैंने सबसे पहले रिकॉर्ड पे नहीं सुना था। उस समय तो ये टेप रिकॉर्डर और ये कैसेट्स ला के, तो मैं एक दिन साइकिल पे जा रहा था और कहीं शादी का मंडप लगा हुआ था। उसमें कोई सिंगर बहुत शिद्दत से, बड़ी सुकून के साथ, स्लो पेस में इस गाने को गा रहा, जैसे आजकल अनप्लग्ड बोलते हैं। जी जी जी, उस टाइप से गा रहा था। तब मुझे इस गाने की तरफ रुझान, फिर मैंने कैसेट खरीदी और ये गाना सुना और सीखने की कोशिश करी। मैं सुनाता हूँ 2 लाइन आपको। मैं कहीं कवि न बन जाऊं,
तेरे प्यार में है कविता, मैं कहीं कवि न बन जाऊं। तुझे दिल के आईने में मैंने बार बार देखा, तुझे दिल के आईने में मैंने बार बार देखा, तेरी अखड़ियों में देखा तो छलकता प्यार देखा, तेरा तीर मैंने देखा तो जिगर के पार देखा, मैं कहीं कवि न बन जाऊं, तेरे प्यार में है कविता, मैं कहीं कवि न बन जाऊं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुरीला। और मुझे Thank लगता है you. रफ़ी साहब ही आपको ज़्यादा पसंद है, उन्हीं के जी, गीत आप जी, हाँ। ज़्यादा गुनगुनाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, कविता तो एक मिस्ट्री थी जो आपने बता जी, दिया, बिल्कुल। लेकिन आपके जो जीवन साथी हैं वो भी डॉक्टर हैं, जी, जी। उनसे कब कैसे मिलना हुआ? उनसे मिलना हुआ मेरा एमबीबीएस के बाद, जब मैं जयपुर आया और मैंने यहाँ एमडी मेडिसिन ज्वाइन करी। मैंने आपको बताया पीडियाट्रिक्स छोड़ करके मैंने एमडी मेडिसिन ज्वाइन करी, तब वो इंटर्न थी मेरे वार्ड में। और इंसिडेंटली मेरे फादर इन लॉ ने पहले मुझे देखा हुआ था शादी के लिए, अच्छा। बट हमारी मैडम ने हमें रिजेक्ट करा हुआ था फ़ोटो देख ओके। के। पर जब हम मिले तो फिर उनको मैं पसंद आ गया और मुझे वो पसंद आ गई, इस तरह से बात आगे बढ़ी। जी। तो उसमें भी कहीं म्यूजिक काम आया था? नहीं, सरप्राइजिंगली बिल्कुल नहीं। अच्छा। वो उसको तो जब हम आपस में मिलने जुलने लगे, सब बातचीत हो गई, प्रपोजल हो गया, एग्रीमेंट हो गया उसके बाद उन्हें पता पड़ा कि मैं गाता भी हूँ। तो कोई तो मुझे चिट्ठी लगा पत्री का कि दौर चला था क्या उस वक्त? चिट्ठी पत्री तो उस समय तक तो वो एसटीडी पीसीओ वाला फ़ोन आ गया था। अच्छा 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 चिट्ठी अच्छा। पत्री वाला तो और पुराना था माहौल। लेकिन उस समय एसटीडी पीसीओ की लाइन में लग कर के जो कॉल करते हैं, हालांकि हम दोनों यहीं पढ़ते थे, तो लेकिन जब भी वो घर जाती थी अपने, तो एसटीडी पीसीओ की लाइन में लगना, फिर वो फ़ोन करना और देखते रहना कितने पैसे हो गए तो उस समय जब आपको 10-15 हज़ार रुपये स्टाइपेंड मिलता था, तो 150-200 रुपये एक बार में फ़ोन पे लग जाते थे। तो वो बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर हुआ करता था फ़ोन एक्चुअली बिल्कुल, शुरू में। बिल्कुल। और जब फिर मोबाइल आए तो वो बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर हुआ करते थे आपकी लाइफ के उसमें पार्ट तो का। इनकमिंग के भी कितने जी, जी, पैसे लगते बिल्कुल, थे, बिल्कुल। आउटगोइंग की तो खैर बात ही दूसरी जी, थी उस जी, वक्त। जी, जी, जी। तो उनके लिए कभी कोई गाना गाया था? उनके लिए भी यही गाना गाया था मैंने। अच्छा अच्छा, बाद में आपने उनको डेडिकेट कर दिया ये गाना। जी। और उनको वो भी गाना बहुत अच्छा लगता मेरे मुंह से। ये संघर्ष पिक्चर का है, सोनू निगम का, मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो। तो कितनी बार गाया उनके लिए गाना आपने? वो जब भी बोलती हैं मैं गा देता हूँ। तो सर वो सुन रही हैं इस समय, वो सुन रही हैं इस समय, आपका इंटरव्यू देख रही हैं और वो चाहती हैं कि एक बार आप ये गाना गा दीजिए उनके लिए। एक्चुअली रफ़ी साहब के बाद अगर कोई सिंगर मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है तो सोनू निगम जी हैं। उनके गाने मैं स्टेज पे भी कोशिश करता हूँ गाने की, सुना देता हूँ। मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो, मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो, कहो ना कहो मुझको सब कुछ पता है, हाँ करूं क्या मुझे तुम बताती नहीं हो, छुपाती हो मुझसे ये तुम्हारी खता है, हाँ मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो। बहुत अच्छे। मुझे लगता है उनको तो कभी कोई यूट्यूब या सर्च वगैरह करने की ज़रूरत पड़ती नहीं होगी, फरमाइश आप तक आती होगी और आप उन्हें सुना देते होंगे। चलिए सर, म्यूज़िक की हमने बहुत बातें कर ली। मैं आप प्रोफेशन पे आती हूँ। आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत लोग प्रेज़ करते हैं आपको। अभी तक का आपका सफ़र कैसा रहा डॉक्टर के प्रोफेशन का?
बहुत ही अच्छा रहा, बहुत अमेजिंग रहा। मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ जो भी मैंने एज ए डॉक्टर अचीव किया उससे। मैंने जब यहाँ से डीएम करा कार्डियोलॉजी में, तो डॉक्टर मधोक साहब मेरे टीचर थे, उन्होंने मुझे सिखाया। पर उस समय जयपुर का जो लेवल था टेक्नोलॉजी का, मेडिकल टेक्नोलॉजी का, वो बहुत कम था। फिर मैंने डॉक्टर त्रेहान की टीम को, डॉक्टर टीएस क्लेयर की टीम को ज्वाइन करा स्कोट्स में। तब मुझे जाके रियलाइज़ हुआ कि दुनिया में क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ हमें सीखना चाहिए। तो फिर मैंने कार्डियोलॉजी में एक आगे सुपर स्पेशलिटी जो मेरी है रिदम डिसऑर्डर्स की, जो हार्ट बीट से रिलेटेड, जो हार्ट बीट कम होना ज़्यादा होना, उसको इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी बोलते हैं, कार्डिक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी। तो उसमें फिर मैंने स्पेशलाइजेशन किया। तो वहाँ 5 साल रहने के बाद फिर मेरा मन किया कि जयपुर जा कर के ही यही चीज़ वहाँ शुरू करी जाए, क्योंकि पूरे राजस्थान में कहीं इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी होती नहीं थी। तो फोर्टिस हॉस्पिटल जब जयपुर में चालू हुआ तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। पर जो मेरे गुरु थे स्कोट्स में, डॉक्टर टीएस क्लेयर, पद्म भूषण हैं वो, बहुत नाम है उनका, उन्होंने मुझे कहा क्या करेगा तू वहाँ जा कर के जयपुर में, वहाँ सिंगल वायर पेसमेकर लगता है, बेसिक स्टडी कर लेगा, इससे ज़्यादा तो कुछ कर नहीं पाएगा। मैंने कहा सर जाऊँगा तो पता लगेगा ना, मैं छोटे तालाब में बड़ी मछली बनना पसंद करूँगा, बड़े तालाब में छोटी मछली नहीं। फिर मैं यहाँ आया तो इतनी तेज़ी से डेवलपमेंट हुआ है जयपुर का। मैं अकेला डॉक्टर नहीं हूँ, मेरे साथ के कलीग्स और बहुत हैं जिन्होंने मिलके ये मुकाम हासिल किया है कि 10 साल में, अभी मुझे जयपुर आए हुए लगभग जो है अभी 15 साल हो गए, तो लास्ट 10 इयर्स में तो रेवोल्यूशन आ गया है। हम ऐसा कुछ भी काम नहीं है कार्डियोलॉजी से रिलेटेड, मैं बोल सकता हूँ कि जो अमेरिका में हो रहा और हम नहीं कर रहे। टेक्नोलॉजी का जो एक्सचेंज है वो इतना फास्ट हो रहा है। हमारे में एक कमी है कि हम इनोवेटिव नहीं हैं, ये तो मैं मानूंगा कि वो एक कमी है जो मैं आगे आने वाली जो डॉक्टर्स की जनरेशन है, मेरे जूनियर्स, उनमें मैं वो इनोवेशन देखना चाहता हूँ कि आप अपनी टेक्नोलॉजी ईजाद करें। हम बाहर से ही ना सीखें सब कुछ, जी, कुछ हम भी इनोवेट करें। जी, जैसे इनोवेशन अब इंडिया का टाइम आ गया है, अब भारत का टाइम आ गया है, अब हर चीज़ में हो रहा है, ऐसा मेडिकल में भी होगा। मुझे 100% उम्मीद है कि आने वाले 5-10 सालों में हमारी अपनी टेक्नोलॉजीज होंगी और कहीं ना कहीं वो जो इकोनॉमिकली वायबल होने की वजह से उसको लोग हमसे लेंगे, जो दूसरे देशों के लोग भी हमारी टेक्नोलॉजी लेंगे उस टाइम। लेकिन अभी ये तो एटलीस्ट हुआ है कि हम लोग बहुत जल्दी जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर लेते हैं उसको बहुत और एफिशिएंट वे में, और उससे 10 टाइम सस्ते रेट्स पे हम वो अवेलेबल करा देते हैं यहाँ पे। ये एक बड़ी चीज़ है सर। एक दौर कई बार बीच में ऐसा आता है, कोई बहुत क्रिटिकल पेशेंट है तो या तो दिल्ली से डॉक्टर बुलाओ, बॉम्बे से डॉक्टर बुलाओ या अब्रॉड से डॉक्टर बुलाओ, लेकिन कभी अब मुझे ये भी सुनने में आता है कि बाहर के जो चाहे देश हों, चाहे अपने देश में और बड़ी मेट्रो सिटीज़ हों, वहाँ जयपुर के डॉक्टर्स को ही बुलाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हुआ है, यही हुआ है लास्ट कुछ सालों में। जैसे मैं अपना उदाहरण दूं तो एक लीडलेस पेसमेकर, एक नई जो 2017 में लॉन्च हुआ था, जिसमें वो बिना तार का पेसमेकर होता है, वो वेन से हम सीधा हार्ट में डाल देते हैं। तो वो करने वाले अभी भी जो है इंडिया में 10 से ज़्यादा डॉक्टर नहीं हैं। तो मैंने शुरुआत में ही उसको टेक्नोलॉजी को सीख लिया था। तो मैंने बॉम्बे, हैदराबाद, इवन गुजरात का, कर्नाटका का फर्स्ट वहाँ का जो लीडलेस पेसमेकर है वो मैंने ही जा कर के लगाया। क्या बात है, बहुत बधाई तो सर आपको। मुझे फिर वही मेरे गुरु की बात याद आती है कि जयपुर में जाके आप सिंगल वायर लगाओगे, पर अब मैं बाहर जा कर के लीडलेस जब लगाता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, प्राउड फील होता है कि हमने अचीव किया है कुछ मेडिकल लाइन में। और यही मेरा मैसेज है कि जो आप करें, जिस भी फील्ड में हैं, कुछ नया करें, कुछ अच्छा करें। नया करने से, नयापन आने से जो मोनोटनी ब्रेक होती है और आपका जो आप आगे बढ़ते रहते हो, आप एक कंफर्ट जोन में जब आप एंटर कर जाते हो ना कि उसके आग बस ये ठीक है, इससे मेरा काम चल रहा है। कंफर्ट जोन के साथ ये भी ज़्यादा होता है कि यार इतने लोग कर रहे हैं, मैं करूँगा या मैं करूँगी तो क्या है, जी, हम करेंगे, हो सकता है कुछ नया करें, बिल्कुल, कुछ और नई चीज़ के साथ करेंगे तो पहचान आपकी अलग भी बन सकती है। बिल्कुल सर, ये टेक्निकल बातें आपने बताई सारी, जो नए इनोवेशन हैं, लेकिन मैं बेसिक बात करूं मेरे दर्शकों को देखते हुए, हार्ट की जो समस्याएं हैं इन दिनों बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। चाहे वो उसमें कोई उम्र का दायरा नहीं रह गया,
बच्चा, बूढ़ा, जवान सब इसकी चपेट में आ रहे हैं। जिम करते हुए अटैक आ रहा है, डांस करते हुए अटैक आ रहा है। ये इतना क्यों बढ़ रहा है? बिल्कुल, बहुत तेज़ गति से बढ़ रहा है। मैं जब 90s में मैंने जब एमडी मेडिसिन करी थी, उस समय जो पेशेंट का प्रोफाइल होता था, हम लोग जितने, हमारा इतना बड़ा एसएमएस का वार्ड था, 50 ईयर्स से कम का मरीज़ मिलना बहुत मुश्किल था कि जिसको अटैक आया हो या जिसको स्टेंट लगने हो। अब तो 50% पेशेंट 50 से नीचे के होते हैं। तो ये एज चेंज होती जा रही है। अभी हमने जो सबसे छोटे पेशेंट को जो स्टेंट लगाया मैंने आज तक, 17 ईयर्स का, 17 साल। तो कोई एज लिमिट तो इस बीमारी की रही नहीं है। और ये जो डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर जो बढ़ रहा है इंडिया में, और जो लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, जो ये सोशल मीडिया की वजह से कह लीजिए या टीवी वीडियो गेम्स की वजह से कह लीजिए, फिज़िकल एक्टिविटीज़ जो कम हो रही हैं, और जो स्मोकिंग प्रचलन में आ रही है, अल्कोहल जो आ रहा है, फास्ट फूड की इतनी ज़्यादा जो डिमांड बढ़ती जा रही है अपनी कम्युनिटी में, वो सब रीज़न है इसका कि इतनी जल्दी एज में आ रहा है। तो एक तो इसकी एज जो है घटती जा रही है, और दूसरा जो आपने बोला कि जिम का करते हुए, तो अभी रिसेंटली ये काफ़ी चीज़ें सोशल मीडिया में भी पॉपुलर हुई, तो इस बारे में काफ़ी चीज़ें स्टडी भी हुई। तो एक तो ये है कि अभी हर चीज़ रिपोर्ट बहुत जल्दी होती है, मीडिया की नज़रों में जल्दी है। ऐसा पहले भी होता था, पर अब एक जनरेशन है जो जिम जाना चाह रही है, अपने आप को फिट रखना चाह रही है। वो अच्छा ट्रेंड है, लेकिन साथ साथ ये घटनाएं हो रही हैं, वो एक बैड ट्रेंड है। तो वो तो मैं यही कहूँगा कि जब भी आप जिम हिट करते हैं, तो प्रॉब्लम क्या हो रही है कि बहुत जल्दी बहुत कुछ पाना चाहते हैं हम। तो आपने विद इन ए वीक आपने जो हाईएस्ट स्टैंडर्ड जो उस जिम का वो अचीव करने की कोशिश करी। इसमें हो सकता है आपके ट्रेनर ने आपको मिसगाइड किया, या आपके पास ट्रेनर है ही नहीं, आप खुद ही लगे हुए हैं। तो हर चीज़ को स्टेप वाइज अप्रोच में चलना चाहिए, और एक अच्छा ट्रेनर जो है वो ही ये गाइड कर सकता है कि आपको एक्टिविटी स्टेप वाइज करनी है। दूसरा एक बेसिक चीज़ है कि अगर फैमिली हिस्ट्री है ना, जेनेटिक जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है हार्ट का। बिल्कुल। तो अगर फैमिली हिस्ट्री, अगर आपकी फैमिली में हार्ट अटैक आया हुआ है, मम्मी पापा भाई बहन चाचा चाची ताऊ जो भी है, तो आपको एक बेसिक चेकअप करा के जिम में घुसना है। या सिर्फ जिम की बात नहीं है, सपोज आपका बच्चा एथलेटिक्स में जाना चाह रहा है, फुटबॉल खेलना चाह रहा है, आप एक बेसिक चेकअप करा दीजिए उसका कि ऐसी कोई बीमारी तो नहीं है जो एक्सरसाइज के साथ कंपैटिबल नहीं हो। हार्ट की ऐसी कई बीमारियां होती है, जैसे हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, कुछ जेनेटिक सिंड्रोम्स हैं, वो टेक्निकली यहाँ मतलब उसका फ़ायदा नहीं होगा मैं नाम लूँगा तो, पर एक फिजिशियन, एक जनरल प्रैक्टिशनर भी गाइड कर सकता है कि कोई ऐसी बीमारी तो नहीं। ईसीजी करा लीजिए, इकोकार्डियोग्राफी, एक्सरे चेस्ट, एक सिंपल स्टेथ लगाने से हार्ट की एबनॉर्मलिटी पता लग जाती है। तो एक बेसिक चेकअप हो जाए, उसके बाद आप हाईएस्ट जो हाई इंटेंस एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो एथलेटिक्स है, स्पोर्ट्स है, जिम है, डांस है फॉर एग्जांपल, तो इन सब में एंटर करने से पहले एक बेसिक चेकअप जरूरी, उससे इन चीज़ों को अवॉइड किया जा सकता है और स्टेप अप हाई राइज। मैं आपकी बात को ही आगे उसमें करूँगी कि सोशल मीडिया, मुझे लगता है देखा देखी भी लोग, हर किसी का शरीर, यही बात जो आप कह रहे हैं टेस्ट वाली बात, हर किसी का शरीर एक जैसा नहीं होता। फला बंदा कर रहा है, फ्रेंड कर रहा है, नेबर कर रहा है, रिलेटिव कर रहा है, जो देखा देखी करने का ट्रेंड है जी, उसको फॉलो नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमें अपने शरीर की क्षमता को और उनको देखने के बाद ही किसी भी नई एक्टिविटी को शुरू करना चाहिए। और बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा अचीव, आप सोचें कि मैं एप्स बना लूँगा 1 महीने में, तो वो पॉसिबल नहीं है। वो उसके लिए फिर आप अननेसेसरी जैसे सप्लीमेंट्स हैं, अब वो किसने बनाए, उसमें क्या कंटेंट्स हैं कुछ पता नहीं है, तो वो सप्लीमेंट्स खाए जा रहे हैं। डाइट सिर्फ बाकी सब छोड़ के ओनली प्रोटीन्स पे आ गए, स्टेरॉइड्स ले लिए, तो ये सब चीज़ें बॉडी को ख़राब कर देती हैं, इनकी वजह से ये हादसे हो रहे हैं। जी जी डॉक्टर साहब, एक टाइम था, बस फिल्मों में कहा जाता था कि दिल दिया भी जाता था, दिल लिया भी जाता था, लेकिन अब मेडिकल टर्म में भी वाकई में किसी और का दिल किसी और के शरीर में रखा जाता है। जी। हार्ट ट्रांसप्लांट, जी, इसके बारे में कुछ बताएं। जी,
बहुत अच्छा टॉपिक चेंज करा आपने। हार्ट ट्रांसप्लांट एक सपना था कुछ साल पहले तक, और साउथ अफ्रीका के एक डॉक्टर ने क्रिश्चियन रॉबर्ट ने ये करा था। तो अभी हमारे हॉस्पिटल में करीब 10 या 11 हार्ट ट्रांसप्लांट हम कर चुके हैं। तो इसमें और बाकी ऑर्गन ट्रांसप्लांट में एक जो बेसिक फ़र्क है ना, किडनी आपके पास 2 हैं, आपकी बहन दे सकती है, माँ दे सकती है, वाइफ दे सकती है, लिवर का भी हिस्सा दिया जा सकता है, लेकिन हार्ट तो एक ही है, तो जिंदा व्यक्ति नहीं दे पाता। जी। तो ये बड़ा ट्रिकी है। जब किसी का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाए या ब्रेन हेमरेज हो जाए जिसकी वजह से ब्रेन डेथ हो जाए, जी। देखिए इंडिया में डेथ की डेफिनेशन क्या है, जब हार्ट बंद होता है तो डेड माना जाता है। बिल्कुल। पर ब्रेन डेथ तब होती है जब ब्रेन डेड डिक्लेयर हो जाए और ये कंफर्म हो जाए कि ये कभी कॉन्शियस कंडीशन में वापस नहीं आ पाएगा कभी भी। जी। तो वो व्यर्थ है, वो ज़िंदगी वेंटिलेटर पे जी। रखना, उसका कोई मतलब नहीं है। तो वो जो एक विंडो पीरियड होता है जब ब्रेन डेथ हो चुकी होती है, बाकी ऑर्गन्स काम कर रहे होते हैं, उस वक्त ऑर्गन निकाल करके किसी को लगाना। तो ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जो सोसाइटी में इस वक्त चल रहा है। बहुत बड़ी बड़ी एनजीओज़ हैं, जयपुर में भी MFJCF करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके मेंबर्स, जयपुर सिटीज़न फोरम है, उसके मेंबर्स आते हैं। ब्रेन डेथ, अब पेशेंट तो वेंटिलेटर पे है, ब्रेन डेड हो चुका है, उसके रिश्तेदारों को ये बोलना कि आप ऑर्गन दान करिए कई बार ट्रिकी होता है। पर मैं ये संदेश भी आपके प्रोग्राम के माध्यम से देना चाह रहा हूँ कि अगर कोई ब्रेन डेड कमेटी होती है हॉस्पिटल की जो बहुत अच्छे से देखभाल करके ये डिसाइड करती है कि ब्रेन डेथ हो चुकी है, उसके बाद जीवन के कोई मायने नहीं रहते, उस वक्त अंगदान करना चाहिए। ईश्वर ना करे हमारे किसी परिजन के साथ ऐसा हो, पर अगर हो ही जाता है तो वो ऑर्गन व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। अंतिम संस्कार बॉडी का हो रहा है, उसमें अगर 2 ऑर्गन कम होंगे तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। बल्कि मैं तो मानता हूँ कि अगर किसी को अमर करना है, अगर सच में अगर किसी चीज़ को मोक्ष बोलते हैं, तो वो क्यों नहीं मिलेगा। अगर आपका ऑर्गन किसी और बीमार व्यक्ति के काम आ रहा है, तो आई थिंक मोक्ष प्राप्त करने का हमारी हिंदू संस्कृति में हम बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मानते हैं। तो मुक्ति का इससे अच्छा तरीका तो कुछ हो नहीं सकता। हम जाते जाते भी किसी और को ज़िंदगी बिल्कुल देकर जा रहे हैं। जी। तो मैं आपको फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट जो हमारे उसमें हुआ, वो एक यंग लड़का था 33 इयर्स का। तो उसको हार्ट अटैक हुआ 33 साल की उम्र में। उसको पूरी कोशिश से बचा तो लिया गया, उसका हार्ट जो है फेलियर हो गया, मतलब हार्ट की पंपिंग इतनी कम हो गई कि वो दवाइयों पे, ड्रिप्स पे ही ज़िंदा रहा कुछ महीने। फिर उसको हमने बोला कि हार्ट ट्रांसप्लांट करेंगे तेरा। तो हार्ट ट्रांसप्लांट में ये होता है कि आधी रात को ऐसा कोई डोनर मिल गया तो उसी दिन उसी रात को निकालना होगा और उसको कुछ घंटे के अंदर अंदर रेसिपिएंट में डालना होगा। उसको प्रिजर्व नहीं कर सकते हो आप हार्ट को। हार्ट को, ओके। हाँ, तो उसको आइस बॉक्स में लाया जाता है, एक हॉस्पिटल जहाँ पे डोनर है, और दूसरे हॉस्पिटल में आपने देखा होगा कई बार ये ग्रीन कॉरिडोर ट्रैफिक पुलिस तैयार करती है, वो एम्बुलेंस कहीं रास्ते में रुके नहीं तो सीधा आकर के हार्ट लग जाए। तो महात्मा गांधी हॉस्पिटल में एक यंग लड़का था, वो भी 30-32 साल का, जिसका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ था। तो उसका हार्ट ला करके उसको लगाया गया। तो उसके छोटे छोटे बच्चे थे जिसको हार्ट लगा वो। अच्छा। तो वो उसके बाद काफ़ी साल तक जीवित रहा। वो अनफॉर्चुनेटली कोविड में डेथ हो गई उसकी। हाँ, मैं वही पूछने वाली थी, लड़के की। सक्सेस रेशियो कितना होता है इसका? 10 ईयर सर्वाइवल आजकल ऑलमोस्ट 100% हो गया है। ओके। मतलब 10 साल तो जीते हैं लोग, और जो हार्ट लगाया गया है उसकी उम्र पे आपकी उम्र डिपेंड करेगी। मतलब अगर ढंग से उसको, कुछ जो रिजेक्शन होते हैं वो एक अलग चीज़ है, बट मैं कहूँगा कि 90% लोग अगर वो शुरू का पीरियड जो इन्फेक्शन वाला निकाल दें तो हार्ट ट्रांसप्लांट में सर्वाइवल बहुत अच्छा है। सर, अभी कोविड का जिक्र हुआ, कितना चुनौती भरा था वो समय एज एन डॉक्टर आपके लिए? जी, एज ए डॉक्टर मैं समझता हूँ ज़्यादा चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि ऐसी बीमारी जिसका इलाज भी मालूम नहीं और करना क्या है ये भी नहीं पता, खुद को कैसे बचाना है ये भी नहीं पता। तो
मैंने तो आपने देखा होगा, मैंने ये कोविड का शुरू होने वाला ही था तो मैंने फेसबुक पे लिखा था कि अब हम फौजी हैं और अब ये अस्पताल जो है ये बॉर्डर है, वहाँ जाके लड़ना है, अब अंजाम कुछ भी हो देखा जाएगा। ऐसे टाइम पे अगर कोई दुश्मन हमला कर रहा है और फौजी पीछे हटें तो हमें कैसा लगेगा। अगर डॉक्टर उस समय पीछे हट जाते तो आम जनता का क्या होता। तो डॉक्टर लड़े, खूब लड़े। मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन उस समय हम सब अपनी अपनी फील्ड भूल गए थे और इसी में लगे हुए थे कि किसको कहाँ बेड दिलाना है, किसको वेंटिलेटर दिलाना है। ऑक्सीजन की इतनी कमी हो गई कि मेरी वाइफ मेडिकल डायरेक्टर है हॉस्पिटल में, तो वो सारा ये बेड मैनेजमेंट देखती थी। अब आप एक दिन हमारा शाम को स्ट्रेस का लेवल सुनिए कि विद्याधर नगर इविको इंडस्ट्रियल एरिया है उधर, तो वहाँ से निकला विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ से सिलेंडर निकले हुए हैं, रास्ते में गाड़ी का टायर पंचर हो गया और आधे घंटे पौने घंटे की ऑक्सीजन बची है हॉस्पिटल में। और सैकड़ों मरीज ऐसे हैं जिनको अगर 5 मिनट भी ऑक्सीजन नहीं मिली तो वो डिप कर जाएंगे। तो सांसें अटकी हुई हैं, वो उसके मोबाइल पे ट्रेस कर रहे हैं कहाँ तक पहुंचा ट्रक, कहाँ तक पहुंचा। फिर उसका पंचर लगाया गया, एफिशिएंटली उसको लाया गया और जब वो ट्रक पहुंचा तो 10 या 15 मिनट की ऑक्सीजन बची थी। तो जब वो ऑक्सीजन पहुंची तब हमारे मियाँ बीवी के सांस में सांस आई कि ऑक्सीजन पहुंच गई। पूरी रात फ़ोन बजते थे। और फिर ज़्यादातर क्या है कि जूनियर डॉक्टर्स को लगाया जाता था, वो कहीं ना कहीं वो अंदर से टूट जाते। तो हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया सीनियर डॉक्टर्स का कि हम लोग उन एक सीनियर डॉक्टर रोटेशन से वहाँ जाएगा। तो वहाँ हमने किसी को कोविड में हार्ट प्रॉब्लम हुई या वहाँ पे उसको किसी जांच की ज़रूरत पड़ गई हार्ट की, तो वहीं पे वहाँ हमारे जो है बड़े बड़े ऑफिसर भी, नेता भी एडमिट हुए और आम आदमी भी एडमिट हुआ। सबको एक जैसी फैसिलिटी मिली। वो तो क्या गुरुद्वारे का लंगर था, वो तो बैठो और खाओ इस तरह का माहौल था। तो बड़ा चैलेंजिंग था और सबसे बड़ी बात है इलाज नहीं मालूम था हमें। धीरे धीरे रिसर्च होती गई तो हम अपनी गलतियों से, अपनी प्रैक्टिस से सीखते गए तो मरीज़ बचने लगे। तो ये अच्छा रहा कि 2021 की जो वेव थी वो ज़्यादा खतरनाक थी और 2020 में थोड़ी लर्निंग हो गई थी। मुझे खुद को 2020 में कोविड हो गया था, मैं एडमिट रहा, तो मुझे भी नहीं पता था क्या होने वाला है। जो दवाइयाँ अवेलेबल थी वो लगा दी गई, ये भी नहीं पता था घर आऊँगा नहीं आऊँगा, बट सब कुछ अच्छा हुआ। फिर उससे सीख करके मेरे को खुद के कोविड से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो फिर अगली वेव में हमने जम के काम किया उसको लिए। सर मैं इतनी देर से आपसे बात कर रही हूँ, इतने बड़े डॉक्टर आप हैं, आप शायद खुद को नहीं मानते लेकिन मुझे पता है आपका ऑरा कितना बड़ा है। आपका जो सहज और सरल स्वभाव है, ये मीठे बोल हैं, ये एक पेशेंट के लिए क्या मायने रखते हैं? मैं क्या है कि एक बार है ना, मेरे को मेरे एक टीचर ने बोला था कि आप अपने आप को पेशेंट वाला जो स्टूल होता है ना, उस पे बैठ के फील किया करो कि सामने वाले पे क्या गुजर रही है। अगर वो चीज़ डॉक्टर के मन में रहेगी तो वो कभी ज़ोर से बोल ही नहीं पाएगा, क्योंकि जो आपका रोज़ का काम है पर उसके घर में पहली बार कोई प्रॉब्लम हुई, वो आपसे बड़ी उम्मीद लेके आए। तो अगर हम मीठा बोलेंगे भी नहीं, इलाज होना नहीं होना है तो ईश्वर के हाथ में, हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं। तो अगर ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ये कोई स्पेशल डिग्री नहीं है, ये तो किसी भी डॉक्टर की मैं समझता हूँ एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। क्योंकि वो जो सामने व्यक्ति है वो डेफिनेटली दुखी है, सुखी तो घर मिलने आएगा ना, चाय पीने आएगा। जो हॉस्पिटल के क्लिनिक में आया है वो कोई प्रॉब्लम ही लेके आया है। तो ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है। और सुनना, एक तो मीठा बोलना ज़रूरी है। दूसरा, हमारे टीचर थे एक सक्सेना साहब बीकन, वो बोलते थे कि जो मरीज़ अपना डायग्नोसिस खुद बताता है, आप सुनोगे नहीं तो कैसे पता लगेगा। सही बात। तो होता क्या है, कुछ डॉक्टर होते, मरीज़ बोलता है उसको टोकते नहीं, जो हम पूछ रहे हैं वो बताइए। लेकिन एक्चुअल पेशेंट कुछ इधर उधर की बातें करता है कि उस दिन मैंने मोट की दाल खाई, ये खाई। सुनिए आप, हो सकता है उसी में कुछ डायग्नोसिस हो। तो एक तो शांति से सुनना, 2 मिनट 4 मिनट, इतने में एक्सपीरियंस के बाद बीमारी पता लग जाती है, फिर बाकी काम जांचों से हो जाता है। तो बोलने में पेशेंस और सुनने में पेशेंस, ये तो किसी भी डॉक्टर की एक बेसिक क्वालिटी होनी चाहिए। इसको तो पहले दिन सिखा देना चाहिए जब मेडिकल कॉलेज में बच्चा एडमिट होता है
क्योंकि ये तो बेसिक क्वालिटीज़ हैं, अदरवाइज़ आप एक अच्छे डॉक्टर बन ही नहीं सकते हो। ये जो म्यूज़िक का आपका पैशन है, ये कितना काम आया आपके प्रोफेशनल लाइफ में? एक तो ये आपको मिठास ले आता है आपकी बोली में। अगर एक जो सिंगर होते हैं वो लिरिक्स को भी फील करते हैं, तो इमोशनल भी होते हैं वो। तो आप जब आप गाते हो तो जो शायर ने लिखा है उसकी भावनाओं को फील करते हो, तभी तो अच्छा गाना निकलता है ना। तो आपके अंदर वो आ जाती हैं संवेदनाएं, जिसको इमोशंस बोलते हैं, वो आ जाती हैं, तो आप सामने वाले की बात फील करने लगते हो, ये है। और कुछ लोग जुड़ते हैं आपके साथ म्यूज़िक के साथ, आपको प्रोफेशन में उससे फ़ायदा भी होता है। बहुत सारे मरीज़ हैं जो मेरे को गाना सुन करके सोशल मीडिया पे या स्टेज पे फिर उन्होंने कहा कि हमने लगा नहीं, हमें तो इनको ही दिखाना है तो आपके प्रोफेशन में वैसे भी फ़ायदा हो जाता है। और कई बार एक पेशेंट तो मैं अभी रिसेंटली बात है, उसका मैंने पेसमेकर लगाया, तो वो लोकल एनेस्थीसिया में होता है। जब हम टांके लगा रहे थे तो हम दोनों डॉक्टर आपस में बात कर रहे थे, तो वो बोला कि सर गाना ही सुना दीजिए एक आप टांके लगाते लगाते तो आपने सुनाया सर उसे? हाँ, मैंने सुनाया उसको 2-3 लाइनें ऐसे ही। और हमारे कैथ लैब में जहाँ हम लोग ये सारा हाई स्ट्रेस काम करते हैं, उसमें म्यूज़िक चलता रहता है। सुबह सुबह शब्द भजन लगा देते हैं, दोपहर को गाने चलते रहते हैं। तो म्यूज़िक तो हर तरह से, और म्यूज़िक थेरेपी है। मुझे नहीं आता कि म्यूज़िक से इलाज कैसे करना है, पर हमारी जो वेद हैं, जो हमारी रागें हैं, उससे इलाज होता था। और मैं समझता हूँ जैसे हेडेक है, नींद नहीं आना है, डिप्रेशन है, जो साइकोलॉजिकल बीमारियाँ हैं, उनका तो म्यूज़िक से इलाज खुद ही कर सकते हो आप। यूट्यूब पे ऐसे स्पेशल म्यूज़िक भी हैं कि ये सुनेंगे तो आपको नींद आ जाएगी। तो वो सारे कहीं हमारे क्लासिकल म्यूज़िक में था, मुझे नहीं पता है, पर इस राग से ये इलाज हो जाता था, इस राग से ये इलाज हो जाता था। तो म्यूज़िक में ट्रीटमेंट तो है। और मुझे लगता है हार्ट प्रॉब्लम के लिए तो जो स्ट्रेस है वो बहुत बड़ा उसका रीज़न बताया जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो म्यूज़िक के ज़रिए हम उस स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एक ये भी बात है जो कि हमारे जो बड़े बड़े सिंगर्स हार्ट अटैक से गए, हाँ। तो स्ट्रेस अगर आप गा रहे हैं, लेकिन अगर और स्ट्रेस लाइफ में आपकी बहुत हैं तो वो भी अच्छी बात नहीं है। तो स्ट्रेस को ओवरऑल कम करना है, तो इसीलिए म्यूज़िक को शायद उन्होंने एज ए प्रोफेशन अपनाया। बिल्कुल। तो अगर इसी म्यूज़िक को आपका मेन ब्रेड एंड बटर कुछ और है और म्यूज़िक को आप एज ए स्ट्रेस बस्टर ले रहे हो, तब आई थिंक ज़्यादा रोल है। जिन्होंने म्यूज़िक को एज ए प्रोफेशन कर रखा है, उसी से उनको घर चलाना है, उसी से उनको घर बनाना है, गाना गाड़ियाँ खरीदनी है, स्टेज परफॉर्मेंस नहीं मिली, तो अर्निंग नहीं होगी, तो वो गाना उनके लिए एक स्ट्रेस बन गया। और दूसरा कोई मुझसे अच्छा गा रहा है तो उस लेवल पे तो कंपटीशन तय है, तो वो फिर एक स्ट्रेस का कारण बन जाता है। पर जब तक प्रोफेशन नहीं है, आई थिंक इट इज़ ए गुड स्ट्रेस बस्टर। सर, हमारे लिए आप लोग धरती के भगवान हैं, लेकिन है तो इंसान ही। वो कैसा लम्हा होता है जब लाख कोशिश के बाद भी पेशेंट आपके सामने दम तोड़ देता है, क्योंकि आप बहुत इमोशनल भी हैं, एक डॉक्टर भी हैं। जी, बस तो देखिए कि जो प्रोफेशन है उसमें अगर हम बहुत ज़्यादा भी इमोशनल हो जाएं तो उससे हमारी एफिशिएंसी पे फ़र्क पड़ता है। तो हमें कहीं ना कहीं उस समय वो इमोशंस को साइड में रख के इलाज में अपना पूरा ध्यान लगाना होता है। लेकिन हाँ, जब हम फेलियर हो जाता है तो कई बार आंखों में पानी भी आ जाता है कई बार। और मेरा ये है कि जैसा भी इलाज हुआ, जो भी हुआ, मैं माफ़ी ज़रूर मांगता हूँ अगर पेशेंट के अटेंडेंट से, अगर पेशेंट की डेथ होती है सब इलाज के बावजूद भी। और इसमें क्या है कि बीमारी अमर तो कोई डॉक्टर अमर करने के लिए नहीं है, धरती के भगवान बोल सकते हो आप, पर कोई हम किसी को अमर नहीं कर सकते। ज़िंदगी बढ़ा सकते हैं, थोड़ा क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव कर सकते हैं, पर अल्टीमेटली सबने जाना होता है, तो जाते भी हैं। और अल्टीमेटली ज़्यादातर लोग अस्पताल में ऐसे डॉक्टर्स के पास ही जाते हैं, तो ये तो बड़ी कॉमन चीज़ है। पर हाँ, दुख तो होता है जब कोई जाता है। तो मेरे एक बहुत ही अजीज़ मित्र थे, जब मैं आया था जयपुर में नया ना, तो मुझे मिले एज ए लोकल गार्जियन, उन्होंने बिहेव किया, उनका मैंने ट्रीटमेंट किया। करीब वो बहुत सीरियस बीमारी थी, कार्डियोमायोपैथी। उस समय हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं होता था जयपुर के अंदर, आर्टिफिशियल हार्ट
जो हम लगाते हैं वो भी उस वक्त नहीं था। तो उन्होंने जब मेरे सामने जो दम तोड़ा तो मुझे लगा कि मेडिकल साइंस बहुत पीछे है, अभी हमें बहुत कुछ करना है, क्योंकि उनकी एज ज़्यादा नहीं थी। आई थिंक ही लेफ्ट अस इन 55-56 ईयर्स ऑफ एज। तो फिर ऐसा ही तब हुआ जब मेरे पिताजी की डेथ हुई हमारे हॉस्पिटल में मेरे सामने ही। उनके लंग्स इतने कमज़ोर हो गए थे कि कुछ हो नहीं सकता था। तो मेडिकल साइंस की एक लिमिटेशन है, सबने जाना ही है। तो इस तरह की जब चीज़ें होती तो इमोशनल फीलिंग तो आती है। तो ऐसा कई बार हुआ है कि मैं रो देता हूँ जो कि एक डॉक्टर को करना चाहिए नहीं करना चाहिए मुझे नहीं पता, पर कई बार मेरे साथ ऐसा होता है इमोशनल मोमेंट। ऑपरेशन थिएटर में जब पेशेंट जा रहा होता है तो बड़ी घबराहट होती है, बहुत डर होता है उसको, कैसे संभल देते हैं उसको? वो तो पहले मेरे पेशेंट से मेरा रिलेशनशिप थोड़ा मैं पहले बिल्टअप कर लेता हूँ। आप किसी भी पेशेंट को सीधा ऑपरेशन थिएटर में तो मिलोगी नहीं जी। आप पहले उसको ओपीडी में देखोगे, समझाओगे मैं क्या करने वाला हूँ। तो कम्युनिकेशन जो है ना वो एक की है। वो मेरे लिए कितना भी मुश्किल काम हो, मुझे पता है कि इसका मुश्किल है, लेकिन उसके अटेंडेंट को भी हम बता देंगे कि ये मुश्किल है, इसका इतना % रिजल्ट है। लेकिन पेशेंट को तो हमें हमेशा पॉजिटिव ही थॉट देना चाहिए। पेशेंट को कभी भी इस चीज़ की स्ट्रेस नहीं देनी चाहिए कि इसमें ये हो सकता है वो हो सकता है। पेशेंट को हमेशा पॉजिटिव नोट पे, तो फिर वो कम घबराता है। और पेशेंट ज़्यादातर मेरे पेशेंट टेबल पे लेटते ही पूछते हैं डॉक्टर मक्कड़ कहाँ हैं, क्योंकि वो पहले से एक रिलेशनशिप बिल्टअप होती है। और मुझे ऐसे ही मरीज़ का इलाज करने में मज़ा आता है। जब इमरजेंसी में पेशेंट आता है ना जिसको मैं जानता नहीं हूँ, मैं खुद थोड़ा अनकंफर्टेबल होता हूँ उस समय। पेशेंट से जब तक मेरी फ्रेंडशिप नहीं हो जाती, एक रिलेशनशिप बिल्टअप नहीं हो जाती, उसको मेरे में ट्रस्ट बिल्टअप नहीं हो जाता, तब तक इलाज करने में मज़ा नहीं आता, किक नहीं मिलती है। तो इसलिए मैं पेशेंट को पहले, और मैं पेशेंट को बोलता ही हूँ कि ये कोई शॉप नहीं है कि आपने मुझसे कोई चीज़ खरीदी फिर आप मेंटेनेंस के लिए फ़ोन करते रहो हेल्पलाइन पे। आपका मैंने इलाज किया, अच्छा करूँगा बुरा करूँगा आगे मुझे आपको देखना है। और ये जो डॉक्टर पेशेंट फ्रेंडशिप रिलेशनशिप तब तक चलती है जब तक डॉक्टर जिंदा है या पेशेंट जिंदा है। रिलेशनशिप ऐसी होनी चाहिए कि पेशेंट आपको छोड़ के जाए ही नहीं कहीं, उसको ट्रस्ट हो, अगर जाना भी हो तो आपसे पूछे कि अब मैं कहाँ जाऊँ सर। तो वो रिलेशनशिप में मैं विश्वास रखता हूँ। इसीलिए आप इमोशनल होकर कई बार रो देते हैं, क्योंकि ये बॉन्डिंग अधिकतर डॉक्टर्स नहीं रखते हैं। जी। चलिए सर, बहुत स्ट्रेस वाली बातें हो गई, अब जी, जी, माहौल जी। को हल्का करना चाहिए। आप दिल के डॉक्टर हैं, दिल से गाते हैं, तो कोई दिल का गाना सुना दीजिए। ऐसा कौन सा गाना है जो दिल का नहीं होता है? और सारे जो अच्छे म्यूजिक गुरु वो बोलते हैं कि दिल से गाना चाहिए। तो एक आपको बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताऊँ, मैं गिटार सीखने गया था, सीख नहीं पाया बीकानेर में। तो उन्होंने मुझे बताया कि देखो ये जो आप डॉक्टर हो, मैं आपको अच्छी बात बताऊँ, ये जो हमारा ब्रेन है और फिर नीचे स्पाइनल कॉर्ड है, इसकी शेप वीणा जैसी है। अच्छा। ये हेड है और वीणा, तो जब आप गाओ तो तार ऐसे बजने चाहिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपको महसूस हो, तो ऐसे सुर निकलने चाहिए। तो वो चीज़ वो बोलते हैं ना कि गट से गाते हैं, या कोई भी चीज़ अपन बोलते हैं गट फीलिंग्स, तो यहाँ से जो भी चीज़ आप कर रहे हो वो यहाँ से होनी चाहिए। आप भी अपना जो प्रोफेशन कर रहे हैं, आप बैठ करके इंटरव्यू ले रहे हैं तो दिल से कर रहे हैं ना आप, तो गाना भी हमेशा दिल से ही होता है। तो सर दिल से सुना दीजिए। अब बातों में मत घुमाइए उसको। भी ऐसे ही कुछ याद नहीं आ रहा, चलिए वो 2 लाइनें सुनाता हूँ। दिल क्या करे जब किसी को किसी से प्यार हो जाए, दिल क्या करे जब किसी को किसी से प्यार हो जाए। ऊंची ऊंची दीवारों सी इस दुनिया की रस्में, ना कुछ तेरे बस में झूली, ना कुछ मेरे बस में। दिल क्या करे जब किसी को
किसी से प्यार हो जाए। बहुत अच्छे सर। लेकिन सर एक बात Thank you. बताइए, आप जी। कितना व्यस्त हैं ये शायद मुझसे ज़्यादा किसी को नहीं पता। आपको यहाँ तक लाके बिठाकर आपसे बातचीत करने में मुझे कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी है मैं जानती हूँ। तो ये म्यूजिक के लिए मैं समय समझ कहाँ से सकता चुराते हैं आप? हूँ, उसके लिए भी मैं माफ़ी भी मांगता हूँ आपसे नहीं, कि नहीं सर। आपको मैं बहुत देरी से समय दे पाया। लेकिन म्यूजिक के लिए समय कहाँ से चुराते हैं आप? म्यूज़िक के लिए समय तो कोई नहीं होता, आप आधी रात को भी गा सकते हो। तो अभी जैसे जैसे हमारी टीम बिल्टअप हो रही, तो शाम के बाद मैं मतलब दिन सूरज खड़ा और मैं घर पहुंच गया वैसा तो बहुत कम होता है, पर हाँ रात के बाद तो रात हमारी होती है, तो आधी रात को भी गा लेते हैं। और कुछ ऐसे म्यूज़िकल ग्रुप्स हैं, हमारे दोस्त हैं जो जुड़े हुए हैं, जिनका मैंडेटरी महीने में 2 महीने में एक बार गेट टुगेदर होना ही है। तो ऐसे करके म्यूज़िक के लिए समय निकालना पड़ता है, चुराना पड़ता है, आप कह सकती हैं। जी। म्यूजिक कॉन्सर्ट होते हैं, स्टेज पे आप बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं, कैसी फीलिंग आती है? नर्वस हो जाता हूँ मैं, अभी तक भी काफ़ी स्टेज पे गा चुका हूँ मैं, पर क्योंकि मैं प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूँ, तो मुझे वो तो स्ट्रेस नहीं होती कि मुझे परफॉर्म करना है। जी। और लोगों को पता है ये दिल से गाते हैं, शौकिया गाते हैं, तो उसी हिसाब से उनकी एक्सपेक्टेशन होती है, तो उनको अच्छा लगता है। पर नर्वसनेस आती है, इसलिए मैं जब भी स्टेज पे चढ़ता हूँ पहले कुछ बोलता हूँ, तो वो बोलने से उस वक्त की जो स्ट्रेस होती है वो थोड़ी, जब धड़कन थोड़ी शांत हो जाती है फिर मैं गाना शुरू करता हूँ। पर एक बार बोलना मुझे उल्टा पड़ गया था। एक्चुअली डॉटर्स डे था उस दिन, और हमारा प्रोग्राम था गोल्डन एरा ऑफ इंडियन सिनेमा, जो डॉक्टर समीर जो मेरे फ्रेंड हैं वो ऑर्गेनाइज करते हैं। तो मेरा गाना था, तो मेरी डॉटर यूएस में उस समय गई थी पढ़ने के लिए, तो डॉटर्स डे था, एक बेटी मेरे सामने बैठी हुई थी, एक वहाँ थी, वो जूम से जुड़ी हुई थी, देख रही थी। तो मैं डॉटर्स डे का जिक्र करके इमोशनल हो गया, उस दिन मेरा गाना खराब हो गया। पर जनरली मैं ऐसा करता हूँ कि थोड़ी बात करता हूँ, वहाँ कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ पब्लिक से, फिर गाता हूँ। तो इस तरह से बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है, और बहुत तारीफ़ भी सुनने को मिलती है, मैसेजेस आते हैं। और अब तो लोग बुलाते हैं कि आप आइए गाइए, तो उतना समय नहीं रहता कि, तो साल में 2-3 प्रोग्राम ऐसे हैं जिसमें मैं कमिटमेंट देता हूँ, अदरवाइज़ मैं टाइम नहीं होने की वजह से नहीं गा पाता। सर देखिए, हर सफल, चाहे वो पुरुष हो चाहे औरत हो, परिवार का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। जैसे जी। परिवार की बात छिड़ी गई है, जी। आप डॉक्टर भी हैं, आप म्यूजिशियन भी हैं, गाते सब कुछ हैं, बहुत टाइम देना पड़ता है। फैमिली का कितना सपोर्ट रहता है, और फैमिली में कौन कौन है, पहले ये भी बताइए। जी, फैमिली में मेरी वाइफ हैं, वो डॉक्टर हैं, मैंने बताया मेडिकल डायरेक्टर हैं, वो एनेस्थेटिस्ट थी पर शी चेंज्ड इनटू मैनेजमेंट। और मेरी 2 डॉटर्स हैं, और बड़ी जो है अभी यूएस में येल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रही है, छोटी अभी 12th में है, वो लॉ पढ़ना चाहती है। तो अपना अपना फील्ड है, हमने कभी उनको प्रेस नहीं करा कि आपको डॉक्टर बनना है या नहीं बनना है। सपोर्ट तो डेफिनेटली मतलब मदर फादर का रहा, फिर वाइफ का रहा, कहीं ना कहीं मेरे कैरियर को प्रायोरिटी मिली और उन्होंने अपना कैरियर सेकेंडरी रखा, ये सबसे बड़ी सपोर्ट है। जी। और फिर डॉटर्स तो माँ बन जाती हैं इवेंचुअली। तो अब जैसे जैसे वो बड़ी होती जा रही है वो मेरी माँ बनती जा रही हैं। तो वो तो बहुत संभालती हैं। अब बहुत अच्छा लगता है कि वो केयर करती हैं कि आप डॉक्टर हो, आप अपने लिए क्या कर रहे हो, आप अपनी हेल्थ के लिए क्या कर रहे हो। तो वो रिस्ट्रिक्शंस लगाती हैं, ये नहीं करना वो नहीं करना, तो अच्छा लगता है। और एक बहुत बड़ा मेंटल सपोर्ट है कि दोनों डॉटर्स मेरी पढ़ने में अच्छी हैं। जो बड़े वाली है वो सिंगिंग में बहुत अच्छी है। अच्छा। उसने सिंगिंग में जितने भी क्लासिकल की डिग्रीज़ अवेलेबल होती हैं सब करी हुई हैं। जैसे छोटे वाली ने डांस में विशारद, वो कथक डांस करती बहुत अच्छा। तो वो भी, उनका प्रोफेशन ये नहीं रहेगा पर वो इस चीज़ को फॉलो कर रही हैं। और मेरे लिए बहुत एक इमोशनल बहुत बड़ा मेंटल सपोर्ट है। मेरी मदर हैं, वो ब्रदर के पास मेरे पास दोनों से बराबर प्यार है, तो कभी मेरे पास रहती हैं कभी उनके पास। तो वो जब रहती हैं तो माँ ही, उनके लिए तो मैं छोटा बच्चा ही रहूँगा। तो जब वो होती हैं तो मुझे समय पे घर पहुँचना ही पड़ता है। तो बिना, देखिए फैमिली सपोर्ट के बिना सक्सेस बड़ा मुश्किल है। ये तो
हमारे देश के प्रधानमंत्री एक ऐसी शख्सियत हैं जो प्रोबेबली बिना फैमिली की सपोर्ट के इतना कुछ कर रहे हैं, बट अदरवाइज़ एक आम आदमी मैं कहूँगा कि फैमिली की सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है और वो मुझे हमेशा मिली। चलिए सर, मुझे लगता है हमने सब विषयों पे बहुत सारी बातें कर ली। बिल्कुल हम अंतिम पड़ाव पर हैं कार्यक्रम के। आप एक अच्छे डॉक्टर हैं, दिल के डॉक्टर हैं, तो क्या आपका एक संदेश रहेगा मेरे दर्शकों के लिए कि कैसे वो अपने दिल की हिफाजत करें? बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। बड़ा मन दुखी होता है जब छोटे छोटे बच्चों का हार्ट की प्रॉब्लम होती है, और क्यों हो, बड़े हैं तो भी क्यों हो, छोटे हैं तो भी क्यों हो। तो अपने दिल का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। ये एक ऐसा ऑर्गन है कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है, सबसे पहले कोई ऑर्गन फंक्शन करना शुरू करता है तो वो हार्ट होता है, और लास्ट में जब डेथ होती है तो लास्ट ऑर्गन हार्ट ही होता है, बंद होने वाला। तो दिन में भी काम करता है, रात को भी। अब हम बैठे हैं तो हमारे घुटने काम नहीं कर रहे, पर दिल तो कर रहा है। आज सो रहे हैं तो आंखें काम नहीं करी। तो ये एक ऐसा ऑर्गन है जिसको रेस्ट नहीं मिलता है। वो रेस्ट करेगा तो फिर वो रेस्ट इन पीस हो जाता है। तो इसकी हिफाजत रखना हमारे हाथ में है, वो बहुत ज़रूरी है। वरना हम कोई भी इसकी चपेट, आप ये तो समझिए मत कि ये मुझे नहीं हो सकता, किसी को भी हो सकता है। तो एक तो पहली बात ये है कि बुरी आदतें जो हैं, स्मोकिंग वाली है, टोबैको है, एक्सेसिव अल्कोहल है, ये तो बिल्कुल अगर कोई एक जना भी अपना प्रोग्राम देख के छोड़ दे तो आई थिंक इस प्रोग्राम की सक्सेस मानी जाएगी। दूसरा ये है कि फास्ट फूड पे तो राशनिंग होनी चाहिए पेरेंट्स की, कि आपके बच्चा कितना पिज़्ज़ा खा रहा है, बर्गर खा रहा है। आप पिज़्ज़ा हट में कॉल करते हो, सेव कर लो कब किया था लास्ट, महीने 15 दिन से पहले दूसरा पिज़्ज़ा आएगा ही नहीं घर में। ये छोटी छोटी चीज़ें जो प्रैक्टिकल हैं वो हम कर सकते हैं। हम ध्यान नहीं रखते बच्चे कितनी चॉकलेट खा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं। तो जो भी करना है, जो प्रिवेंशन है वो अर्ली है, बचपन से ही अच्छी हैबिट्स डालनी पड़ेगी। बाद में जाके कुछ नहीं होता, जब एक बार अंदर ब्लॉकेज बनना शुरू हो जाते हैं। तो बचपन से ही अच्छी हैबिट इनकलकेट करें। स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी हैं, दौड़ भाग करें डेली। इतने पार्क बने हुए हैं, जयपुर तो ब्लेस्ड है, हर जगह पार्क हैं, तो उसको घूमने के लिए यूज़ करें। कोई ना कोई खेल रखें, लिफ्ट की जगह सीढ़ियाँ यूज़ करें। जंक फूड नहीं खा के ऑफिस में घर का खाना लेके जाएं। और एक चीज़ मैं और मानता हूँ कि ईश्वर में ज़रूर आस्था रखनी चाहिए, और जब कोई नहीं होता तो फिर वो सुनता है, तो उससे बहुत स्ट्रेस हल्की होती है। तो स्ट्रेस को दूर रखने के लिए आस्तिक होना बहुत ज़रूरी है, ये मैं मानता हूँ। और दूसरा, कंपटीशन की भावना से जो बहुत जल्दी, जैसे कॉरपोरेट के जो लोग हैं, बहुत ज़्यादा हार्ट की प्रॉब्लम, बीपी तो हर कॉरपोरेट एम्प्लॉय को है। तो वो जो ये कंपटीशन वाला सिस्टम है, इससे निकल करके कुछ एक कहीं ना कहीं ठहराव ज़िंदगी में आना चाहिए। अच्छा करें पर स्ट्रेस के साथ नहीं, अपनी खुशी के लिए करें, किसी को पीछा छोड़ने के लिए नहीं, खुद की तरक्की के लिए करें, खुद की खुशी के लिए करें। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं आई थिंक जो बड़े बड़े इफेक्ट, बड़े बड़े चेंजेस ला सकती हैं। सर, मुझे लगता है हमने कई सारे विषय छू लिए, लेकिन दोस्त रह गए। जी जी जी। दोस्त कितना मायने आपकी लाइफ में रखते हैं, और किन खास दोस्तों को आप इस मौके पे याद करना चाहेंगे? दोस्त तो गिनती नहीं कर पाऊंगा, मैं सोशल हूँ पानी, तो नाम लूँगा तो किसी न किसी का नाम छूट जाएगा। जी। पर दोस्त डेफिनेटली बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, और आपका एक्चुअली फैमिली से ज़्यादा समय आपके वर्क एटमॉस्फेयर पे या आपके दोस्तों के साथ गुजरता है। अगर आप बचपन से लेके अब तक कैलकुलेट करें तो दोस्त तो इम्पोर्टेंट हैं, और दोस्त होने चाहिए। और दोस्त ऐसे होने चाहिए जो किसी चीज़ को लेकर के नहीं जुड़े हों कि भाई ये एक पर्टिकुलर पर्पज़ की वजह से जुड़े हैं। जो दोस्ती है वो पर्पज़लेस होनी चाहिए, निस्वार्थ होनी चाहिए, कि जैसे एक दूसरे के लिए हमेशा रेडी रहें। और ईश्वर की कृपा से ऐसे एक नहीं, मेरे पास दसियों दोस्त हैं जो कभी भी रात को एक कॉल पे भी आ जाएंगे हमारे लिए। तो मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ इस मामले में। दोस्तों को एक गाना सुना दीजिए। तेरे जैसा यार कहाँ, ये मेरा एक जो बहुत ख़ास दोस्त है कपिल तनेजा, मेरे छोटे भाई जैसा, ये उसका बड़ा फेवरेट गाना है। तो जब भी कोई पार्टी होती है हमारी तो इस गाने पे ही एंड होती है। तो ये आज हमारे जो कार्यक्रम है ये आपके इस गाने के साथ ही एंड होगा। मैं उससे पहले अपनी बात कह देती हूँ। सर, आप हमेशा ऐसे ही रहना, थैंक यू। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना।
अपने पेशेंट्स के साथ भी ऐसे ही रहना, उनके दिल की हिफाजत करना, अपने दिल की भी हिफाजत करना। अब आप Thank गाना you. सुनाइए और फिर Thank हम you. इसी से कार्यक्रम को अपने विराम दे देंगे। थैंक यू। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। इंटरव्यू पहले भी मैंने किए हैं, पर दिल से बोल रहा हूँ, ये सबसे अच्छा इंटरव्यू मुझे लगा, क्योंकि दिल से पूछी हुई बात दिल से निकलती है। और आपको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, आपकी पूरी टीम को, आपके हस्बैंड योगेश जी से भी मिलने हुआ जो अभी कैमरे के पीछे हैं, तो इनको भी लाइएगा आगे जी, ताकि ज़रूर। पता लगे कि ये रिकॉर्ड किसने करा। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका चैनल बहुत आगे जाए और हमारे शो के भी खूब सारे व्यूज़ आए। जी ये इच्छा तो रहती है, जी पर एनीवेज आप ऐसे अच्छा काम करते रहिए और ये बहुत अच्छा समाज के हित में है और देश के हित में है, अच्छी चीज़ें सामने आनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। सर, गाना तो गाइए। तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा याराना। ठीक है, सभी दर्शकों Thank you. को हम दोनों की तरफ से Thank you. नमस्कार। नमस्कार।